हेलो एवरीवन, दिस इज यूजाद वाचिंग केमिस्ट्री अकेडमी। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ग्रोथ के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पीरियड जो देख लिया था इसके इस चैप्टर का। अर्नेस्ट मेड के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट फीचर ऑफ द लिविंग, जो कि है हमारा रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में एक्चुअली हम लोग ये देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये भी समझा था कि जो डिफाइनिंग फीचर होते हैं वो क्या होते हैं, और नॉन डिफाइनिंग फीचर जो होते हैं यानी जिन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं वो क्या होते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लीजिए, फिर इसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो वहाँ पे हम लोगों ने ग्रोथ को प्रॉपर डिस्कस कर लिया था कि कैसे माउंटेन्स में ग्रोथ क्या होती है, इंडोजिनस ग्रोथ कौन सी होती है, एक्सोजिनियस ग्रोथ कौन सी होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ कौन सी होती है। मेरे कहने का मतलब है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। सिमिलरली आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में ये देखेंगे कि किस तरह से हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कि मतलब ये डिफाइनिंग फीचर में रखेंगे हम या नॉन डिफाइनिंग फीचर में, है ना। तो हम लोग क्योंकि इस सीरीज को बना रहे हैं एनसीईआरटी के बेस, टोटली एनसीईआरटी के बेस, हम कुछ एग्जांपल इधर उधर से लेंगे। बाकी सारी चीजें एनसीईआरटी की होंगी, लाइनें सारी एनसीईआरटी की होंगी, मैं अलग से कोई लाइन ऐड नहीं करने वाला। तो आपको बहुत मजा आने वाला है अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। का मतलब ये है, एक तरह से आप कह सकते हो, जैसे इन केस ऑफ हमारे देख सकते हो आप कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो प्रोजनी बनते हैं ना। पेरेंट से क्या बनता है, रिप्रोड्यूस करके जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोजेनी बनाते हैं, है ना। मेल या फिर फीमेल प्रोजेनी जो है हमारी वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, है ना। इस तरह से अब वो कैसे सिचुएशन होती है उसके बारे में हम लोग लाइनें देखते हैं, डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन लाइकवाइज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्यों, ऐसा क्यों हो गया भाई, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों है, डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों ऐसा क्यों है, तो हम लोगों ने देखा था कि रिप्रोडक्शन मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो लिविंग में होते हैं और नॉन लिविंग में भी होते हैं, है ना। या फिर लिविंग होते हुए भी वो कैरेक्टर किसी में पाए जाते हैं, किसी में नहीं पाए जाते हैं कैरेक्टर, है ना। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं, है ना, या जनरल फीचर कहते हैं ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम उसे डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर कोई डिफाइनिंग फीचर होगा तो हम ये देखेंगे कि डिफाइनिंग फीचर में केस में हमें क्या मिलता है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, इसका मतलब पहली लाइन से ही पता चल रहा है कि ये जो एक ऐसा फीचर है जो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप सोच रहे हो अरे ऐसा कैसे हो गया, सभी सभी ऑर्गेनिज्म में देखने कैसे नहीं मिलता है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं ना, प्रोजनी बनते हैं, सब कुछ ऐसा होता है, तो ऐसा कैसे लग रहा है। नहीं, हम लोग कुछ एग्जाम्पल अभी देखेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे पास है सबसे पहला एग्जाम्पल म्यूल का, आपने सुना होगा म्यूल, है ना। म्यूल जो है जो बनता है बेटा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे डोंकी प्लस हॉर्स, और इसमें भी अगर हम देखेंगे तो डोंकी जो हमारा है वो मेल होता है, और हॉर्स जो हमारी है वो फीमेल हॉर्स के ब्रीडिंग प्रोसेस से होता है या हाइब्रिडाइजेशन से होता है ना। यहाँ पे तो अब ये इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग हो रही है ना, इंटर स्पीस में दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में ब्रीडिंग हो रही है। तो ऐसी ब्रीडिंग से जो हमें प्रोजेनी मिला है, यानी जो हमारा म्यूल है, वो जनरली क्या होता है, इनफर्टाइल होता है। कैसा होता है, इनफर्टाइल। आई होप कि आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी और आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग हुई है तो उनमें ब्रीडिंग की कैपेबिलिटी नहीं है, डेवलप नहीं हुई, है ना, कुछ चेंजेस की वजह से, जेनेटिक चेंजेस की वजह से। ऐसे ही हमारे पास और भी एग्जांपल हैं, जैसे हम बात करेंगे लाइगर, है ना। लाइगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टाइगर जो है, आप समझ रहे होगे लाइगर टाइगर एक जैसा लग रहा है ना। तो टाइगर यहाँ पे फीमेल जो है यूज ब्रीडिंग प्रोसेस में यूज की गई है, एंड जो लायन है हमारा वो मेल यूज किया गया है बेटा, है ना। तो यहाँ पे देखो मेल लायन और फीमेल टाइगर के बीच में क्रॉस ब्रीड कराई गई है, और यहाँ पे जो हमारा प्रोजेनी बना है उसे हम लाइगर नाम देते हैं। आप देखेंगे तो फोटो बिल्कुल वैसा ही शेर की तरह दिखता है ना, एकदम टाइगर और शेर का मिक्स ब्रीड, एकदम आप समझ सकते हैं कैसा दिख रहा होगा।
एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये भी कैसा होता है, इनफर्टाइल होता है, सिमिलरली जैसे कि म्यूल में कंडीशन में था, है ना। और भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें और भी अदर एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जैसे जेब्रॉइड। जेब्रॉइड, अब आप सोच रहे हो जेब्रॉइड क्या, ये कौन सा नया ऑर्गेनिज्म आ गया है ना। जेब्रॉइड एक्चुअल में क्या है, ये जेब्रा प्लस डोंकी का मिक्सचर एक तरह से कह सकते हो, है ना। इसका नाम जोंकी भी कहीं कहीं आपको दिख लिखा हुआ मिल जाएगा, जोंकी। और यहाँ पे जो जेब्रा होता है वो मेल यूज किया गया, और जो डोंकी हमारा है वो फीमेल, उसको हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में यूज किया गया, है ना। तो जहाँ पे डोंकी फीमेल है और जेब्रा क्या है, मेल है, इस केस में जो हाइब्रिड बना है, ये जो हमारा प्रोजेनी बना है वो जेब्रॉइड है या जोंकी है। ये भी बेटा कैसा होगा, इनफर्टाइल होता है। कैसा होता है, इनफर्टाइल होता है ना। आप एक एक लाइन समझ जाएंगे, एक एक एग्जाम्पल आपको याद हो जाएगा अगर अच्छे से आप वीडियो को ध्यान में पढ़ेंगे तो, है ना। बहुत आराम से समझ में आएगा। हम लोग सिर्फ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कर रहे हैं, बस एग्जांपल्स, मैंने कहा ना कि एग्जांपल्स कुछ आपको समझाने के लिए बाहर से लेने पड़ेंगे, है ना, जो एनसीईआरटी में दिए नहीं है, ठीक है। तो जेब्रॉइड हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हम लोगों ने देखे जिनमें रिप्रोडक्शन होता है लेकिन ये इनफर्टाइल होते हैं। और भी अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल क्या होते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। क्या आपने देखा होगा आसपास कोई ना कोई तो ऐसा होगा कपल जो क्या होगा, इनफर्टाइल होगा, दे हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ काइंड ऑफ कंसीव, है ना, बेबी को कंसीव करने की प्रॉपर्टी जो है उनमें नहीं होगी, है ना। कहीं ना कहीं फीमेल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर मेल में हो सकती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली जो हमारे बीज होती हैं, है ना, क्वीन बी को छोड़ के जो बीज होती हैं, है ना, हनी बीज जिसे हम कहते हैं, एक्सेप्ट किसको, क्वीन जो बी होती है, यानी जो अदर वर्कर वगैरह होंगे वो आपके इनफर्टाइल होते हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है बेटा वो नहीं पाई जाती, है ना। तो ये देखो आपके सामने कुछ एग्जांपल ऐसे आ गए जो हम, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है लेकिन इसके पास कैपेबिलिटी ऑफ ब्रीडिंग नहीं है। तो जब कैपेबिलिटी ऑफ ब्रीडिंग नहीं है यानी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो आप उसे क्या लिविंग की कैटेगरी में रखेंगे, अरे रखेंगे तो है ही, लिविंग तो है ही, लेकिन डिफाइनिंग फीचर हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि हमने कहा डिफाइनिंग फीचर क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर वही होगा जो लिविंग के सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, है ना। लेकिन ये तो कुछ में पाया जा रहा है, कुछ में नहीं पाया जा रहा है ना। वैसे इसीलिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने पहली लाइन में ही इन्होंने बोल दिया कि रिप्रोडक्शन लाइक इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, है ना, मतलब लाइक वाइज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आगे इन्होंने कुछ लाइनें भी लिखी हैं, लिखा हुआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट, है ना, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने से ज्यादा सिमिलर या कम सिमिलर प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज मीन बाय मोर और लेस, ज्यादा सिमिलर या कम सिमिलर, इसको हम समझेंगे जैसे कि हमने देखा होगा, अगर हम बात करेंगे दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं ना हमारे, रिप्रोडक्शन कितने तरह के होंगे हमारे पास, दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है ना। एक को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, और वेरिएशन की वजह से जो हमारे प्रोजेनी होंगे ये हो सकते हैं कि कह सकते हो लेस सिमिलर हो आपके पेरेंट्स से, है ना, लेस सिमिलर होंगे आपके पेरेंट्स से, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यहाँ पे नो वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन नहीं होता है ना, क्या होता है, कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। तो ये एग्जैक्ट कॉपी हो सकते हैं ना ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जबकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो नए नए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेंगे। तो यहाँ पे एक तरह से एग्जैक्ट कह सकते हो आप, एग्जैक्ट कॉपी होगी ऑफ पेरेंट, है ना, पेरेंट्स के क्या होंगे, एग्जैक्ट कॉपी बनेंगे जो आपके प्रोजेनी बनने वाले हैं वो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो वही है कि यहाँ पे हो सकता है कि लेस सिमिलर हो सकता है ज़्यादा सिमिलर हो सकता है एग्जैक्ट कॉपी हो,
डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से उन्होंने जेनेटिक मटेरियल जो है वो मिक्स हुआ है या नहीं हुआ है ना। अगली लाइन देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एनसीईआरटी कहती है कि हालांकि हम पूरी तरह से बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, है ना, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक तरह से ये कह रहे हैं कि हम ज्यादातर आपके दिमाग में जो चीजें आनी चाहिए वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेट करके आनी चाहिए, है ना। आगे देखते हैं हम, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन आल्सो, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एसेक्सुअल मीन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल है फंगस का, फंगस एग्जांपल जो होते हैं स्प्रेड यूजुअली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस, है ना। आपको पता होगा कि हम लोगों ने, अगर आपने इसमें ऑलरेडी पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना, डाइवर्सिटी वगैरह या फिर तो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर अगर कहीं पढ़ा होगा, है ना, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि फंगस में हम लोगों ने पढ़ा है यार, 9th-10th में तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा कि जो फंजाई होते हैं या फिर फंगस होते हैं वहां पे बनते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बनते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज। और इन बॉडीज पे या तो इंडोजेनियसली या तो एक्सोजेनियसली जो प्रोड्यूस होते हैं स्पोर, है ना। इन्हीं बॉडीज पे क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, ये स्पोर्स हो सकते हैं जैसे कि कोनिडिया, है ना, कोनिडिया आपने सुना होगा, है ना। ब्लास्ट स्पोर, ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा ब्लास्ट स्पोर, है ना। ये बहुत सारे अलग अलग तरह के स्पोरेंजियोस्पोर्स ऐसे बन सकते हैं ना। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के स्पोर जो है वो बनते हैं। और ये स्पोर ऐसा नहीं है कि मतलब अपने आप से कहीं भी गिर जाते हैं तो ग्रो कर जाते हैं या फिर वहीं पे ग्रो कर जाते हैं, नहीं। यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म पाई जाती है उसके मतलब स्प्रेड की, है ना, फैलने की मैकेनिज्म। हो सकता है कि वो विंड से, जैसे पॉलिनेशन में आपने पढ़ा होगा ना कि विंड से पॉलिनेशन होता है, वैसे यहाँ पे भी फंगस में भी जो स्प्रेड होता है आपके कोनिडिया वगैरह का, या जो आपके फ्रूटिंग बॉडी से जो निकल रहे हैं स्पोर्स, उनका विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है ना। इवन कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशल कैनन्स पाए जाते हैं। कैनन समझ रहे हो ना आप, एकदम तोप की तरह शूटिंग वाले, है ना, कि वो पेरेंट्स एकदम शूट कर देते हैं अपने स्पोर्स को बहुत दूर दूर तक, है ना, ताकि वो दूर तक फैल जाए। तो ये कुछ खास बातें जो है फंगस में पाई जाती है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंगस जो होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं इजिली, और क्योंकि एक बार में बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पोर बनते हैं, है ना, और प्रोड्यूस होते हैं। आगे लिखा है लोअर ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, लाइक ईस्ट और हाइड्रा की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग बडिंग। ऑब्वियस सी बात है, बडिंग और हाइड्रा में आपने देखा होगा ईस्ट में, है ना, कि एक मतलब पेरेंट बॉडी में एक स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है धीरे धीरे, है ना, बर्ड के फॉर्म में। और फिर वो जब थोड़ा मेच्योर हो जाता है तो वहां से कह सकते हो हट जाता है, टूट जाता है, यानी स्प्लिट आउट हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और फिर नए ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो कर जाता है ना। तो वही यहाँ पे है बेटा। नेक्स्ट प्लेनेरिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा होगा रीजनरेशन वाला, है ना। प्लेनेरिया में है जो फ्लैटवर्म, जिसे हम यहाँ पर रीजनरेशन पाया जाता है, ट्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हर एक बॉडी, जैसे हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है ना, अगर हम आप अगली वाली स्लाइड में देखें, यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज करते हैं एंड देन आफ्टर हम लोग इसको देखते हैं। कहाँ से इरेज करेंगे? ये रहा इरेजर, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो प्लेनेरिया में हम लोगों ने देखा है, जैसे रीजनरेशन और प्लेनेरिया में क्या डिफरेंस है। रीजनरेशन और प्लेनेरिया में क्या डिफरेंस है? रीजनरेशन मतलब रीजनरेशन और प्लेनेरिया कह रहे हैं। रीजनरेशन और हमारा फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है ना। फ्रेगमेंटेशन में भी एक पार्ट टूट जाता है तो नया पार्ट बन जाता है उसमें, है ना, दोनों में अलग अलग, है ना। रीजनरेशन में क्या होता है एक्चुअल में, और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, आप पहले भी पढ़ोगे आगे भी, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे प्लेनेरिया है ना। प्लेनेरिया का सपोज हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, अगर ये ब्रेक कर जाता है, सपोज यहाँ से ब्रेक कर गया, यहाँ से ब्रेक कर गया, है ना, तो ईच पार्ट इज गोइंग टू ग्रो इन अ न्यू इंडिविजुअल, है ना। सभी पार्ट, यहाँ पे 3 पार्ट बने, तीनों के तीनों पार्ट जो होंगे बेटा वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएंगे। जैसे ये एक नया प्लान एरिया बन गया, बीच वाले पार्ट में ऊपर और नीचे की तरफ एक नया प्लान एरिया, मतलब जो इसका, क्योंकि यहाँ पे बीच वाला ही पार्ट बचा है केवल, ऊपर और नीचे तो कट गया, डिवाइड हो गया इसमें, है ना। तो कह सकते हो यहाँ पे फिर इसमें भी, लेकिन आपको क्या देखने को मिलेगा कि नया जो है आपको एक दोनों तरफ से पार्ट बन के तैयार हो जाएगा, और तीसरा वाला प्लेन एरिया भी तैयार हो जाएगा, ऐसे ही, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है हर एक पार्ट एक नया इंडिविजुअल बना देगा, सॉरी, हर एक पार्ट जो है वो ये वाला ये है, और ये वाला है, और
इसके लिए ये वाला है, हर एक पार्ट एक नया इंडिविजुअल बना देगा रीजनरेशन के केस में, है ना। जबकि फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होगा, है ना। फ्रेगमेंटेशन में केवल लॉस्ट पार्ट जो है वो रिकवर होंगे, पूरा एक नया इंडिविजुअल बन के तैयार नहीं होगा। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम लोग फ्रेगमेंटेशन वगैरह पढ़ेंगे कहीं पे तब, ठीक है। तो आई होप कि आपको रीजनरेशन की प्रॉपर्टी जो है वो समझ में आ रही होगी, है ना। आगे है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, देखो लिखा भी है कि फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू वन, है ना। केवल लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रेगमेंटेशन वाले जो होते हैं वो करते हैं, है ना। पूरी बॉडी वहां पे रीजनरेट नहीं हो सकती, ठीक है ना, और न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे है फंजाई के बारे में, कुछ फिलामेंटस एल्गी होते हैं, द फंजाई एंड द फिलामेंटस एल्गी एंड द प्रोटोनीमा ऑफ द मॉजेस। मॉजेस की बात की जा रही है, यानी ब्रायोफाइट्स की बात कर ली जा रही है। यहाँ पे कहाँ पे बात की जा रही है, ब्रायोफाइट्स की बात की जा रही है। ब्रायोफाइट में आपने देखा होगा लिवरवर्ट एंड मॉजेस की बात करते हैं, जहाँ पे प्रोटोनीमा बनता है, लीफी प्रोटोनीमा बनता है ना, ये सारे आपको याद होगा, है ना। वही कह रहे हैं कैन इजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। आपने देखा होगा हम लोगों ने क्या क्या इसमें नाम लिया, फंजाई का नाम लिया है ना, जैसे राइजोपस वगैरह की अगर हम बात करें, फिलामेंटस एल्गी जैसे स्पाइरोगायरा की हम लोग बात करें, यहाँ पे आप नाम याद रखिएगा ना। इसमें क्या होता है कि जैसे स्पाइरोगायरा है आपका एल्गी के फॉर्म में, अगर हम लोग देखें तो स्पाइरोगायरा क्या करता है, ऐसे सपोज ऐसे ब्रेक हो गया, ये आपका स्पाइरोगायरा का हो गया ऐसे स्ट्रक्चर, और स्पाइरोगायरा क्या करेगा यहाँ पे, ये इस तरह से हमने ले लिया, ये इसके न्यूक्लियस हो गए, एंड ये समहाउ ये क्या करता है, क्रैक हो जाए किसी वजह से, किसी नेचुरल हैजार्ड की वजह से क्रैक हो जाए। समझ लो, मान लो कोई मतलब इस पे अटैक हो कर गया किसी फिश ने, है ना, या फिर कोई बहुत बहाव में पानी में चला गया, ये टूट जाता है ना, तो उसकी वजह से जब स्प्लिट हो गया, तो ये इंडिविजुअल जो है, जो आपका एक तरह से क्रैक वाला जो है, स्प्लिट वाला है, ये ही आपका थोड़ा बहुत पार्ट को ग्रो कर लेगा और बिहेव करेगा एज अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द स्पाइरोगायरा, है ना, ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पे पूरी तरह से कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना, जो लॉस्ट पार्ट है वही यहाँ पे रीजनरेट कर लिए जाते हैं, और रीजनरेट करने के बाद से ग्रो करके नया ऑर्गेनिज्म बना दिया जाता है ना, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं मॉजेस में प्रोटोनीमा के बारे में। प्रोटोनीमा आपने देखा होगा मॉजेस के केस में, ये हम लोगों ने किसका एग्जाम्पल लिखा है, स्पाइरोगायरा, क्या लिखा है, स्पाइरोगायरा के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोटोनीमा के बारे में लिखा, प्रोटोनीमा कैसी होती है, ब्रांच होती है ना, और लीफी होती है, आपको याद होगा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा लीफी हो जाती है ना, और यहाँ पे राइजोइड्स के फॉर्म में ऐसे कुछ रूट वगैरह टाइप के स्ट्रक्चर निकले होते हैं। तो इसमें छोटी छोटी सी लीफ होती हैं। अगर हम बात करें, थोड़ा ग्रीन लीफ ले लेते हैं हम लोग, है ना, ग्रीन लीफ में अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मजा आएगा। तो यहाँ पे ग्रीन लीफी होते हैं, बहुत सारी इसमें लीफ पाई जाती हैं। अब ये जो प्रोटोनीमा है ऐसे करके ब्रांच होती है, एक जनरल सा स्ट्रक्चर है, आप देखोगे तो ये जो प्रोटोनीमा है, ये जब कभी भी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो उतना जो टूटा हुआ पार्ट है वो क्या करेगा, ये जो जैसे मान लो यहाँ से ये बीच से क्रैक हो गया, है ना, तो क्रैक हो गया तो इतना टूटा हुआ पार्ट एक नए इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेगा, इतना टूटा हुआ ये पार्ट एक नए इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो ये प्रोटोनीमा हो गया, किसका, प्रोटोनीमा, ठीक है। मॉजेस के केस में लीफी प्रोटोनीमा की बात हम लोग कर रहे थे, तो ये आपने समझ लिया है ना। आगे हम लोग देखेंगे व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता नहीं है ना, कि वहाँ पे एल्गी वगैरह जो होते हैं उनमें कोई स्पेशल स्ट्रक्चर तो होता नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस करेंगे, गैमीट बनाएंगे, कोनिडिया बनाएंगे, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो वहाँ पे किस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है, इसकी बात अगर हम करेंगे तो वो एक तरह से सेल को स्प्लिट करके, जैसे बाइनरी फिजन आपने पढ़ा होगा ना, बाइनरी फिजन वगैरह जनरली क्या करते हैं, फिजन करते हैं, है ना, कॉन्जुगेशन करते हैं, फिजन करते हैं, स्प्लिटिंग होती है, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन होता है, हॉरिजॉन्टल फिजन होता है ना, अलग अलग तरह से फिजन करते हैं। यानी एक जो आपकी पेरेंट सेल है वो डिवाइड कर जाती है, स्प्लिट कर जाती है, और दो नए डॉटर सेल्स जो है यहाँ पे बन जाते हैं, बाइनरी फिजन के केस में, नहीं फिजन के केस में। ऐसे ही मल्टीपल फिजन आपने पढ़ा होगा ना, प्लाज्मोडियम के केस में क्या पढ़ा होगा, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, है ना, ये रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आप अच्छे से पढ़ते हो इसको। मल्टीपल फिजन में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दे, यहाँ पे बना देते हैं कि एक सेल होती है जिसमें, जिसके ऊपर क्या होता है, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, यानी
धीरे धीरे एक स्लाइमी लेयर सिक्रीट की जाती है बाय द ऑर्गेनिज्म, और ये जो स्लाइमी लेयर है ये धीरे धीरे हार्ड एंड टफ हो जाती है और एंसेस्टेशन हो जाता है। हम लोग कहते हैं कि क्या हो गया यहाँ पे, एंसेस्टेशन हो गया, यानी हार्ड कवरेज से प्रोटेक्ट कर लिया गया, क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा हार्श होगा। हार्श इन्वायरमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म ऐसा कर लेता है। और जो अंदर वाली न्यूक्लियाई होती है वो बहुत सारा कैरियोकाइनेसिस करती है और छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाती है। एंड आफ्टर सम टाइम जब ये फेवरेबल कंडीशन जो है रिटर्न होती है, देन जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न हो गई तो ये यहाँ पे धीरे धीरे साइटोकाइनेसिस भी कर लेती है। और साइटोकाइनेसिस करने के बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे वापस यहाँ से निकल जाते हैं। जब ये सेल स्प्लिट कर जाती है तो नए ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर निकल के आराम से ग्रो करते हैं, है ना। तो मल्टीपल फिजन वाला कंडीशन भी आपको थोड़ा सा याद होगा या 11th 10th में आपने पढ़ा होगा, है ना। आई होप कि आपको अभी तक सब कुछ क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो बताइएगा, हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात में हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। सिनोनिमस टू ग्रोथ मतलब यूनिसेलुलर के केस में बता रहे हैं कि रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होता है, ग्रोथ के जैसा ही होता है, मतलब रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक जैसा ही है। कैसे, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करिए। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ सेल को बढ़ा दिया। नंबर ऑफ सेल बढ़ गई, पहले एक सेल थी अब एक सेल में बहुत सारी सेल बन गई। यहाँ नीचे वाले केस में नंबर ऑफ सेल बढ़ गई, है ना। अगर आपको यहाँ पे मेरी वजह से दिखाई नहीं दे रहा तो आप देखिए कि नंबर ऑफ सेल बढ़ गई, है ना। यहाँ पे भी नंबर ऑफ सेल बढ़ गई। पहले वाले केस ऊपर प्लाज्मोडियम वाला जो हमने बताया, ये किसके लिए हमने बताया, प्लाज्मोडियम के लिए, याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम, है ना, ठीक है। ये अमीबा वगैरह के केस में हो सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में कभी कभार मैंने कुछ बुक में देखा है कि अमीबा के बारे में भी लिखा है, एनसीईआरटी के बारे में नहीं लिखा है कि वो मल्टीपल मतलब एनसीईआरटी में नहीं लिखा है कि वो मल्टीपल विजन करता है। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ना हमारी ग्रोथ कहलाता है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रही है। और क्योंकि इस नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, तो ये जब इनका नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो यानी प्रोजेनी भी तो बढ़ रहे हैं। तो प्रोजेनी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इनका क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। तो दोनों ही एक साथ चल रहा है ना, सिनोनिमस ग्रोथ चल रही है, या मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है दोनों सिनोनिमस चल रहा है, एक जैसा ही है ना। क्योंकि इंक्रीज इन द नंबर सेल हो रहा है और प्रोजेनी भी बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, है ना। तो ये है, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट इंक्रीज टू द सेल नंबर और मास, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि जो ग्रोथ है, अभी हमने डिस्कस किया है नीचे कि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है मतलब ग्रोथ हो रही है ना, मास बढ़ रहा है मतलब ग्रोथ हो रही है ना। तो वही यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। Hence, we notice that a single cell organism, we are not very clear about the uses of these two terms, मतलब ये दोनों टर्म्स के लिए बहुत क्लियर नहीं है। एनसीईआरटी खुद कह रही है भाई कि देखो हमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता है इसके बारे में, इसलिए हम ये मान रहे हैं भैया कि चलो दोनों ही एक चीज़ है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हम इतना दिमाग क्यों खर्च कर रहे हैं ना, जो हमें सामने दिख रहा है वही कर रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी दिख रहा है कि रिप्रोडक्शन की तरह ही लग रहा है ग्रोथ, और ग्रोथ रिप्रोडक्शन की तरह हो गया, दोनों को एक साथ कर दिया। फिर आगे बोल रहे हैं इन्होंने, फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। देखो जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं भाई, कौन हमने बताया, यहाँ पे बताया हमने म्यूल्स के बारे में, हमने बताया स्टेराइल वर्कर बीज, अभी हमने एग्जांपल लिखा था, है ना। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल के बारे में हमने लिखा, हमने जेब्रॉइड के बारे में हमने लिखा, डोंकी के म्यूल में हम लोगों ने देखा, लाइगर के बारे में, टाइगर के बारे में, है ना। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। Hence, reproduction also cannot be all inclusive defining feature of the living organism। कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा फीचर नहीं हो सकता कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर पाए, क्योंकि सभी में नहीं पाया जा रहा है। दूसरी लाइन में कह रहे हैं, ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म तो होंगे नहीं, ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिज्म बार बार आ रहा है, ऑब्जेक्ट है नहीं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कि अपने आप से रिप्रोड्यूस कर जाए। अब जैसे मैं ये पेन है मेरे पास, अब इसको मैं कह दूं भाई चल तू रिप्रोड्यूस कर जा, ये अपने आप से तो कभी भी रिप्रोड्यूस कर जाना, मैं रख दे रहा हूँ, कल मैं आऊंगा सुबह तो मुझे 2 मिलना नहीं 4 मिलना, मुझे 4 का काम है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये अपने आप से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब अपने आप से इसकी कॉपी नहीं बन सकती इटसेल्फ, है ना। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ऐसे फीचर होते हैं जिससे वो अपने जैसी ही कॉपी बना सकते हैं, यानी अपने जैसे प्रोजेनीज बना सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन तो उनमें पाया जाता है, लेकिन हमने ये भी देखा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा बात।
ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्या है बच्चा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्या नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। दिमाग में इसको बिठा लेंगे अच्छे से, है ना। कुछ एक्सेप्शन जो हम लोगों ने लिखे हैं वो सारी बातें यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, है ना। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा सर ये नहीं समझ में आया, या सर ये गलत हो गया है, इसको सही कर दीजिए, है ना। सारी चीजें आपकी देखी जाएंगी, रिव्यू की जाएंगी, आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा। सो प्लीज फील फ्री टू कमेंट एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।